तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सी-टेट के लिए। सी-टेट के लिए क्या पढ़ने वाले हैं? सी-टेट के लिए पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस, ये SST पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो सी-टेट में आप लोग जानते हैं प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान से जो प्रश्न आता है 60 क्वेश्चन जो आता है, 60 नंबर का जो आता है प्रश्न ये NCERT बुक से ही आता है, आप लोगों को पता होगा। तो जो भी विद्यार्थी NCERT बुक को पढ़ लेंगे उनका तो पूरा पूरा काम बन जाएगा, यहीं से प्रश्न आता है और पूरा मिल जाएगा। और जो लोग NCERT बुक नहीं पढ़ेंगे, इधर उधर भटकेंगे, तो अंत में उनको कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर आपको सी-टेट पास करना हो, एक बार में ही पास करना हो और सोशल में अच्छा अंक लाना हो, तो आपको NCERT या तो आप घर पर बुक को ला करके पढ़ सकते हैं, या तो हम NCERT बुक को पढ़ा रहे हैं यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप घर पर पढ़ सकते हैं तो घर पर पढ़िए, लेकर के बुक खरीद लीजिए, उससे भी पढ़ सकते हैं। अगर उससे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हम YouTube पर NCERT पूरा करवाएंगे, पूरा NCERT बुक को पढ़ाएंगे, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 6 की NCERT बुक इतिहास, जो कि आज अध्याय 3 है हमारा, और इसके पहले वाला अध्याय इस चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे, जो कि अध्याय 3 है आरंभिक नगर। ठीक है, आरंभिक नगर माने शुरुआती नगर कौन कौन से थे, तो चलते हैं देखते हैं। यहाँ कुछ लिखा गया है, पुराने भवन का संरक्षण यानी देखभाल। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। ठीक है, खंडहर मतलब टूटा हुआ घर, जिसको खंडहर कहते थे, कहा जाता है। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग इस 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। कहाँ मिला? पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी वहीं पर मिला क्या? इंजीनियरों को मिला अचानक हड़प्पा पुरास्थल, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो इस समय तो कहाँ है, पाकिस्तान में है। अब उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। खंडहर का मतलब होता है टूटा फूटा जो घर रहता है, वो खंडहर कहा जाता है। जो कुछ भी आपका टूट गया है, पहले जो बना था अब नहीं है, टूट फूट गया है, वो खंडहर कहते हैं उसको। तो सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, तो खंडहर में ईंट ऊँट मिल जाता है, तो वही सोचे। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। क्या किए? हजारों ईंट वहाँ से उखाड़ ले गए। उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई जिसमें कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो जब यहाँ से ईंट उठाई गई तो बहुत सी इमारतें नष्ट हो गई वहाँ, मतलब जो इमारतें थी
उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने, पुरातत्वविद मतलब पुरातत्व के जो विशेषज्ञ जानकार होते हैं उसको कहते हैं, इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता इमारतें कहा गया। ठीक है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है। इन शहरों का निर्माण कब हुआ था? 4700 साल पहले, 4700 साल पहले। ठीक है। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो आपका विचार पूछा गया है यहाँ पर। आगे देखते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि, ये सभी वहां मिले थे। इन नगरों की विशेषता क्या थी? देखते हैं क्या विशेषता थी इन नगरों की। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ठीक है। विशेष अवसर जब पड़ता था तब यहाँ पर स्नान किया करते होंगे। ठीक है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले? अग्निकुंड, जहां संभवतः यज्ञ किए होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। यहाँ पर देखिए क्या है आपका महान स्नानागार यहाँ पर दिखाया गया है, इस चित्र में देख सकते हैं आप। आगे देखते हैं।
भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, कुछ घरों में क्या होते थे? कुएं भी। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है, इनका निर्माण एक साथ किया जाता था योजना के तहत। योजना बना करके इसके बाद इसका निर्माण बहुत अच्छी तरह से किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। अगर आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी तो आप सोच करके बताएंगे क्या अंतर है। ठीक, आगे चलते हैं। नगरीय जीवन अब देखते हैं। यहाँ पे हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। क्या थे? यहाँ के शासक, शासन करने वाले। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों को लिपिक भी होते थे। ठीक है, इन लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। ठीक है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे। शिल्पकार यानी जो बनाते थे चित्र वगैरह, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं क्या है। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? ठीक है, तो ये बीच बीच में से कहने का मतलब प्रश्न भी कर लिया जाता है जिससे आपको ध्यान रहे। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पकी मिट्टी के खिलौने, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं। नगर और शिल्प।
नगर और शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? तांबे और कांसे से क्या बनाए जाते थे? औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, सोने चांदी से क्या गहने बनते थे और बर्तन बनते थे, लेकिन औजार हथियार तो बनते थे किससे? तांबे से और कांसे आदि से बनते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल पट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक, आगे देखते हैं। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है, इससे ये भी संकेत मिलता है कि सूत भी काते जाते थे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। ठीक है, विशेषज्ञ मतलब जानकार, उस चीज का जानकार, किसी भी चीज का जानकार। जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। पृष्ठ 26 जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, तो बहुत आकर्षक ढंग से बनाया गया है। आगे देखते हैं। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ठीक है, दोनों थे। फेयंस, फेयंस क्या होता है देखते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे।